talking about the US and Venezuela conflict. They're saying कि it's not invasion, it's a necessary intervention. They're basically changing label of that. America जो है, it is forcing Venezuela to cut ties with China, Russia, Cuba and Iran. इस सिचुएशन को समझने के लिए एक बार इसकी एक टाइमलाइन समझ लेते हैं। उन्होंने उस टाइम पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी जिसने उनके पार्लियामेंट को ओवरथ्रो करके परमानेंटली मडूरो को वहाँ के प्रेसिडेंट बना दिया। 2020 के अंदर मडूरो पे यूएस ने ये एक्विजिशन लगाया कि वो नार्को टेररिज्म करता है। अब यूएसए जो है वो डायरेक्टली किसी भी न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका का गेट है और उसको कैप्चर करने से एक्चुअली अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश भी कर रहा है। यार यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ट्रम्प फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से देखता है? वो उसको डिप्लोमेटिक तरीके से देखता है या फिर लोगों की कमजोरी की तरह से देखता है? इस एक्ट का वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज पे क्या? हाय गाइस, आई एम रोहित। हमारे रिसेंटली 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर इट। Hey everyone, I'm Rahul. Thank you. It's a big milestone for us that हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं and through this act of yours आपने हमको और भी ज्यादा मोटिवेशन दिया है कि हम और भी वीडियोस बनाएं और भी रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं और हम हमारे वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके इंफॉर्मेटिव करें और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अच्छे वीडियोस हम बना सकें, इसकी हम आगे कोशिश करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। Yeah, and keep watching our videos. नेवर गिव अप। इमेजिन इफ आई टोल्ड यू कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी ने एक दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट को अगवा करके अपने कंट्री के अंदर लेके आए हैं एंड अब उस कंट्री के प्रेसिडेंट को वो अपने कोर्ट के अंदर दे विल बी ट्राइंग एंड ये जो चीज है ये इट्स नॉट समथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर और द कोल्ड वॉर, ये 2026 के अंदर हुआ है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस एंड वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट। वेनेजुएला जो है इट इज द कंट्री जिसकी जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है और वेनेजुएला की जो पॉपुलेशन है इट इज अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन की पॉपुलेशन बिकॉज उनके ऊपर यूएस ने और कई कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उनके वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रग प्रॉब्लम एज वेल। सो ये हम ये नहीं कह सकते कि वेनेजुएला भी बहुत परफेक्ट कंडीशन के अंदर था, बट स्टिल अमेरिका जो है उसने उसके अंदर इन्वेजन कर लिया एंड दे आर सेइंग कि इट्स नॉट इन्वेजन, इट्स अ नेसेसरी इंटरवेंशन। दे आर बेसिकली चेंजिंग द लेबल ऑफ दैट एंड वर्ल्ड के जो पॉलिटिशियंस हैं, वर्ल्ड के जो जर्नलिस्ट्स हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, दे आर ऑल्सो कॉलिंग इट अ रिजीम चेंज एंड इकोनॉमिक कोवर्जन, बट द रियलिटी इज दिस इज अ मॉडर्न डे रिसोर्स वॉर एंड अमेरिका जो है इट इज फोर्सिंग वेनेजुएला टू कट टाइज विद चाइना, रशिया, क्यूबा एंड ईरान। मतलब एक कंट्री एक दूसरे सोवरेन कंट्री को ये बता रहा है कि आप किसके साथ इकोनॉमिक टाइज रख सकते हैं और किसके साथ नहीं रख सकते। सो आज के हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन है वो यही है कि 21st सेंचुरी के अंदर नेशंस का क्या फेट है? आखिर हमारी सोवरेनिटी, हमारा जो फ्रीडम है वो किस हद तक जायज है? क्या कोई दूसरा कंट्री कभी भी आके हमारे ऊपर अटैक करके हमारे हमारे राइट टू फ्रीडम को चैलेंज कर सकता है? और क्या मतलब अगला कंट्री कौन सा है? हु इज नेक्स्ट? दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हम हमारे इट्स नॉट लाइक we are going to take sides. We are not saying कि USA is wrong in that way. We are not blindly going to take sides. हम facts के ऊपर बात करेंगे and our podcast is not also about Trump or the USA or Venezuela. It's about power. It's about oil and it's about the future of the world. या सो अपन इस सिचुएशन को पूरा समझने के लिए एक बार अपन ये समझते हैं विद कॉन्टेक्स्ट कि इससे पहले ऐसा क्या हुआ विच लेड टू दिस थिंग हैपनिंग जहाँ पे यूएस ने एबडक्ट कर लिया। तो अपन इस सिचुएशन को समझने के लिए एक बार इसकी एक टाइमलाइन समझ लेते हैं। तो फॉर कॉन्टेक्स्ट यूएस ने वेनेजुएला पे पहले भी बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं। और सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन इज बेसिकली एक तरीके से एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उस कंट्री पे कि अब से हम इनसे ट्रेडिंग नहीं करेंगे या फिर ये कोई भी कुछ भी चीज नहीं करेंगे, तो उन चीजों पे सैंक्शन लगते हैं। तो इस चीज की स्टार्टिंग हुई थी 2006 में, जब जॉर्ज बुश ने उस टाइम पे जो वेनेजुएला का जो लीडर था ह्यूगो चावेज, उस पे ये सैंक्शन लगाया था कि अब से हम इनको अपने वेपन्स नहीं बेचेंगे, जिसको प्रिज्यूमेबली उस टाइम पे वो लोग टेररिज्म से फाइट करने के लिए यूज करते थे क्योंकि वहां पे टेररिज्म ज्यादा था उस टाइम पे। तो उस चीज का सैंक्शन सबसे पहले 2006 में लगा था। अब 2006 के बाद ह्यूगो चावेज तो 2013 में मर गए
हाँ, इस टाइम पे एक्चुअली कंडीशंस इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी कि 2010 आते-आते यूएस और वेनेजुएला के अंदर एक-दूसरे की एम्बेसीज़ तक बंद कर दी थी। या सो उसके बाद 2013 में ह्यूगो चावेज़ की डेथ हो गई और ह्यूगो चावेज़ के बाद जो पर्सन इस पिक्चर में आता है, वो 2013 से लेकर 2026 तक रेलेवेंट रहने वाला है, जिसका नाम है निकोलस मडुरो। तो 2014 में ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन ने अ, मडुरो की गवर्नमेंट के कुछ टॉप ऑफिशियल्स पे सैंक्शंस लगाए और उनके वीज़ाज़ कैंसल कर दिए। उनके एसेट्स को फ्रीज़ कर दिया जो यूएस के अंदर थे और उन पे एक्विज़िशन ये लगा था कि उनने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है वेनेजुएला में। तो उसकी वजह से उन पे ये सैंक्शन उस टाइम पे लगा था। अब 2014 के बाद 2017 में फिर से मडुरो ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उस टाइम पे क्योंकि ट्रम्प की गवर्नमेंट थी, तो उनने उस टाइम पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, जिसने उनके पार्लियामेंट को ओवरथ्रो करके परमानेंटली मडुरो को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया एक तरीके से। तो उस टाइम में डिक्टेटरशिप ही हो गई है तो। या सो डेफिनिटली ये डिक्टेटरशिप टाइप का ही कुछ है। तो उसके अंदर उस टाइम पे ट्रम्प ने ये भी मेंशन किया था पहली बार कि हम इसके ऊपर कुछ मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं और उन्होंने मेनली मडुरो के जो एसेट्स यूएस में थे उनको फ्रीज़ कर दिया था और उसका वीज़ा कैंसल कर दिया था। सो उसके बाद मडुरो और यूएस का कोई इंटरेक्शन नहीं था आफ्टर 2017। सो इसके बाद 2019 में चलते हैं। 2019 में भी यूएस ने जो सैंक्शंस थे उनको और ज़्यादा टफ कर दिया और उसके सिवाय उनने मडुरो के गवर्नमेंट को भी कोलैप्स करवा दिया थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स। तो जब मडुरो की गवर्नमेंट गिरी तो उस टाइम पे वहाँ पे कोई सेट गवर्नमेंट नहीं बची थी वेनेजुएला पे। तो वहाँ पे उसका जो ऑपोजिशन लीडर था उसने अपनी सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट को ही अ, मान के चलाने लग गया वेनेजुएला को। बट 2023 में मडुरो फिर से आ गया, उसने उसकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और वो वापस प्रेसिडेंट बन गया वहाँ का। जहाँ पे फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई क्योंकि 2020 के अंदर मडुरो पे यूएस ने ये एक्विजिशन लगाया कि वो नार्को टेररिज्म करता है। अब नार्को टेररिज्म की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि आप कोई सी भी ड्रग्स जिसके अंदर ये कोकेन, फेंटानिल ये सब कुछ आता है, कोई भी ऐसी ड्रग्स जो कि प्रिस्क्राइब नहीं होती, उसको बनाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रेड करना, ये सारी चीज़ें नार्को टेररिज्म में आती हैं। तो मडुरो पे डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट ने ये एक्विजिशन लगाया कि वो नार्को टेररिज्म कर रहा है। तो 2020 में इनफैक्ट ये टेररिज्म का एक्विजिशन लगा के यूएस गवर्नमेंट ने उस टाइम पे मडुरो पे एक 15 मिलियंस की बाउंटी भी रखी थी कि कोई भी अगर मडुरो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके लिए 15 मिलियन रिवॉर्ड होगा और इनफैक्ट जब ट्रम्प आया वापस, तो 2025 में वो 15 मिलियन को 50 मिलियन कर दिया। ओह! सो इतनी ज़्यादा बड़ा उसपे एक इल्ज़ाम लगा दिया। तो 2025 में यूएस गवर्नमेंट ने वेनेजुएला पे एयर स्ट्राइक्स भी शुरू कर दी थी बिकॉज़ उनपे ये एक्विजिशन लग रहे थे कि वो ऑयल की ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऐसी इल्लीगल ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ ऑयल की ट्रेडिंग कर रहे हैं और इनफैक्ट उसके साथ ड्रग्स की भी वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनका एक पूरा कार्टेल बन चुका था 2025 तक, जिसका लीडर मडुरो को बोलते थे। तो 2025 में यूएस ने ऑफिशियली अ, वहाँ के कुछ डॉक्स को भी खत्म किया था जिसके ऊपर उनने शिपिंग कंटेनमेंट्स को भी पकड़ा था जिसमें वो बोलते थे कि इसमें ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेशंस किए थे 2025 में यूएस ने व्हिच लेड टू द मोस्ट रीसेंट इवेंट जिसके अंदर यूएस गवर्नमेंट की आर्म्ड फोर्सेस ने रातों रात कारकस पे अटैक करके मडुरो और उसकी वाइफ को एब्डक्ट कर लिया। और अब वो उनको आई थिंक 1 या 2 बार उनको कोर्ट्स में भी पेश कर चुके हैं, जहाँ पे बोथ ऑफ देम आर सेइंग नॉट गिल्टी। या और ये सारा एक बहुत ही एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी एक्चुअली इक्वेशन है, जिसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इसका बहुत बड़ा एक तरह से असर है। यूएसए जो है, वो डायरेक्टली किसी भी न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। बेसिकली यूएस वांट्स कि भई ये अ, जो यूक्रेन और रशिया वॉर जो चल रहा है, उसको किसी तरह से खत्म करें और उसके लिए उसको रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की ज़रूरत या है। तो इस वजह से बेसिकली वेनेजुएला इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द रशिया चाइना कोएलिशन या और वो उसको अपोज़ करने के लिए एक्चुअली उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर लिया। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जो है वो ये है कि यूएसए ने इससे पहले कभी भी जब किसी कंट्री के ऊपर अटैक किया है, तो उनका हमेशा बोलने की जो चीज़ होती थी, वो ये होती थी कि हम वहाँ पे वी वांट टू बिल्ड डेमोक्रेसी ओवर देयर। हम लोग वहाँ पे किसी तरह से जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उसको ठीक करना चाहते हैं। बट इस बार बिकॉज़ ये ट्रम्प का पहला वॉर है, तो ट्रम्प डायरेक्टली सेज़ कि हमने वेनेजुएला का जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व है, $4.2 बिलियन का, उसको अपने अंडर ले लिया और अब हम उसका पूरी तरह से यूज़ करेंगे। हमने इसलिए वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है। या और ये ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रॉमिसेस किए थे उसका भी एक पार्ट है कि उसको
एनर्जी डोमिनेशन करना है पूरे वर्ल्ड पे, तो ये उसका पार्ट है। बट दिस इज़ बेसिकली, ये एक तरीके से उसने इन्विटेशन दिया है सारी कंट्रीज़ को कि हम तो जो चाहें वो कर सकते हैं। अब तुम्हें रोक सके तो रोक लो, ऐसे। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि अगेन वेनेजुएला सबसे ज़्यादा ऑयल जो प्रोवाइड कर रहा था वो चाइना को कर रहा था। बट और अमेरिका का क्लियरली अगर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आई एम नॉट सेइंग कि अमेरिका थिंक्स दिस, बट इफ आई वर इन प्लेस ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका की जगह होता तो मैं यही सोचता कि यार हमें चाइना के एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को कर्ब करने के लिए ही वेनेजुएला के ऑयल को रोकना है। बट चाइना ऑलरेडी न्यूक्लियर और सोलर पावर पे शिफ्ट कर रहा है, हेवीली इन्वेस्टेड इन ईवी। चाइना उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका आई डोंट थिंक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमी एनीवेज ऑयल से आगे बढ़ रही है, हम लोग ऑयल के बजाय ईवी की तरफ और न्यूक्लियर पावर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉइंट। ऑल्दो इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है विच यू वर टेलिंग मी इज दैट वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका का गेट है एक तरह से, हुँ, और उसको कैप्चर करने से एक्चुअली अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश भी कर रहा है। या बट इसको अपन एक थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो सिंस ट्रम्प ने जो प्रॉमिसेस किए थे, जिस पे अपन एक वीडियो भी बनाई थी, उस टाइम पे उसने बोला था कि हम ये रिन्यूएबल सोर्सेज़ को छोड़ के थोड़े ट्रेडिशनल सोर्सेज़ की तरफ बढ़ेंगे, हम्म। और वो बेसिकली उस पे डिलीवर कर रहा है। बट एट द एंड इसकी वजह से अपने वर्ल्ड को नुकसान ही होना है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी लिमिटेड। अब उनको आप अगर ऐसे तरीके से यूज़ करोगे, आप किसी भी तरीके से उनको यूज़ कर रहे हो, तो वो गलत ही है। अब आई एम नॉट श्योर कि वेनेजुएला भी उसको सही तरीके से यूज़ कर रहा था या नहीं कर रहा था। बट इस तरीके से ओवरथ्रो करना, आई मीन आप इसको डिप्लोमैटिकली कर सकते थे। बट आपको दिखाना था कि देखो, हम तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का ऐसे तरीके से यूज़ करके, दिस इज़ बेसिकली कि ट्रम्प एक दिन बैठा था अपने किसी फ्रेंड्स के साथ या फिर मान लो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ, और उन्होंने बोला है कि वेनेजुएला से तो बहुत परेशान हो गए हम, बहुत सालों से तंग कर रखा है, इतने सारे सैंक्शन लगा दिए, फिर भी उसकी गवर्नमेंट ही नहीं गिर पा रही हमसे। मतलब हमसे गिर भी पा रही है तो भी वो वापस उठ के आ जा रहा है। तो मडूरो जो प्रॉब्लम है इसका हम करें क्या? तो उन्होंने बोला, यार अपने पास सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस है वर्ल्ड की, अपन क्या रात को जाके उठा के ले आते हैं, क्या दिक्कत है? दिस सीम्स लाइक अ वेरी अनकैलकुलेटेड डिसीजन, बट इसमें आई सपोज़ कुछ ना कुछ उनका कैलकुलेशन रहेगा ही। हाँ, और अगेन ये आप सिर्फ ऑयल के लिए ही आपने कर दिया। और भाई जहां तक नार्को टेररिज्म की बात है, अमेरिका के अंदर आने वाले जो सबसे ज्यादा ड्रग्स हैं, एंड अगेन आई एम कोटिंग अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट हु कम फ्रॉम अमेरिका एंड द वर्ल्ड, इज मैक्सिको। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो फेंटेनिल और कोकेन वगैरह जो ड्रग्स जो बनते हैं, हुँ, दैट इज बीइंग मेड इन मैक्सिको, और मैक्सिको ही वो बॉर्डर है जिसके थ्रू एक्चुअली वो ड्रग्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर आते हैं। ऑफ कोर्स, या बट बिकॉज मैक्सिकन गवर्नमेंट इज अ प्रो अमेरिका गवर्नमेंट, they don't do much about it. तो मतलब उन्होंने आउटसाइड तो मतलब उन्होंने पूरी पब्लिक को तो यही बोला कि हमने वेनेजुएला पे अटैक करके ये सब इसलिए किया क्योंकि सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल वेनेजुएला में चल रहा था। बट इसका और चीज़ों से कनेक्शन फिर क्यों बनता है? मतलब इसका एक ट्रम्प का मेबी और किसी चीज़ से फ़ोकस हटाने का तरीका हो ये, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पर्सपेक्टिव को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक एप्स्टीन नाम का आदमी था, जो कि बहुत बड़ा चाइल्ड अब्यूज़र था। उसके ऊपर बहुत सारे केसेस चले, जो कि केसेस के अराउंड बहुत सारे बड़े-बड़े सेलिब्रिटी फिगर्स के नाम मेंशन हुए थे। बट वो बस एक तरीके से रूमर था और लोग उसको एज़ अ मीम, एज़ अ जोक यूज़ करते थे। बट रिसेंटली यूएस की गवर्नमेंट ने उसकी फाइल्स को रिलीज़ करना शुरू किया, और अ, थोड़ा टाइम पहले ही उससे ये पता चला था कि डोनाल्ड ट्रम्प और एप्स्टीन बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो क्या इस अटैक का उससे कोई रिलेशन हो सकता है? इवन दो आई नो इट इज़ वेरी डिफरेंट। आई मीन ऑयल डोमिनेशन और अपना नाम किसी एक फ़ाइल के अंदर मेंशन होना, दैट शुड नॉट बी रिलेटेड, बट आप डेफ़िनिटली ये सोच सकते हो कि क्या वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करा है नहीं, ऐसा? अक्सर ये चीज़ें एक्चुअली की जाती हैं कि आप अपने नाम को क्लियर करने के लिए एक और दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो। या तो या दैट इज़ एंटायरली पॉसिबल। इस सब के बीच में आई ऑफ़न वंडर कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर, मडुरो गवर्नमेंट के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे थे, उसके बावजूद मडुरो इतने साल तक वेनेजुएला को कैसे कंट्रोल कर पाया? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट वाज़ थ्रू स्ट्रैटेजिक टाइज़ विद रशिया, चाइना, क्यूबा, टर्की। हुँ, ये जो सारे जो एक तरह से सोशलिस्ट काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ टाइज़ करके ही मडुरो वाज़ डूइंग ऑल दिस, ऐसे इस जगह पे मेरे दिमाग में एक्चुअली वो की एंड पील का एक वो मीम दिमाग में आता है कि एक यूएस का कोई एम्बेसडर एक कोई मिडल ईस्टर्न कंट्री में ये घूम रहा है, और वो बोल रहा है उनको, वहाँ के नेटिव्स को, कि भाई हम तुम्हारी बिल्कुल कोई मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूएसए ऐसे ही किसी भी कंट्री के अंदर अटैक नहीं करता एंड ऑल दैट। और फिर वो
इधर-उधर अपना सर घुमा के और वो यूँ बोलते हैं कि कोई बात नहीं सर, हमारा एक्चुअली प्रेशियस ऑयल है, अब उसका क्या होगा? तो वो अच्छा ऑयल ब्लैक ईगल हैज़ लैंडेड ऐसे वो बोलता है और ऊपर से सीधा अमेरिका के जो हवाई जहाज़ है वहाँ पे उड़ते हुए दिखते हैं और वो फिर वो बोलता है डेमोक्रेसी हैज़ अराइव्ड तो ये ऐसा ही कुछ एक्चुअली वेनेजुएला के साथ भी आई थिंक हुआ। यार यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ट्रम्प फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से देखता है? वो उसको डिप्लोमैटिक तरीके से देखता है या फिर लोगों की कमज़ोरी की तरह से देख रहा है? क्योंकि 2025 में तो कमज़ोरी देख रहा था वो। 2025 में अपन ने ये देखा कि ट्रम्प ने किसी भी कंट्री पे टैरिफ लगा दिया, किसी भी कंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया अपने हिसाब से जो उसकी इच्छा इच्छा तो नहीं चलो जो भी बोले। पर उनने एक तरीके से मतलब ट्रम्प ने एक तरीके से अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया। अब यूएस जाइंट है, ये तो हमें भी पता है और ट्रम्प को भी पता है। स्पेशली ट्रम्प को तो डेफिनिटली पता है और ट्रम्प ने उसका यूज़ भी किया। नहीं एक्चुअली यार यूएसए इज़ बेसिकली वर्ल्ड की 50 से 55% जीडीपी जो है वो इट इज़ अलोन फ्रॉम यूएस। यस, वो तो उसका तो अलग रीज़न है ना यूएस की जो सबसे बड़ी टेक कंपनीज़ है वर्ल्ड में, वो यूएस में है। गूगल, एनवीडिया, फेसबुक ये सारी की सारी गूगल तो क्या अल्फाबेट मतलब तो मेटा मेटा ऑफ कोर्स। सो वो अलग चीज़ है बट ट्रम्प ने अपनी पावर्स का किस तरीके से यूज़ किया है 2025 में ये हम सब जानते हैं। तो कंसिडरिंग दैट क्या ट्रम्प ने इसको डिप्लोमेसी के चलते वेनेजुएला पे अटैक करा? क्या वो एक्चुअली वेनेजुएला को लिबरेट करना चाहता है? या फिर दिस वाज़ आल्सो यूज़ ऑफ हिज पावर कि आई वांट ऑयल रिजर्व्स और ये वेनेजुएला के पास हैं और वेनेजुएला की गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही। दे आर नॉट एबल टू यूज़ इट टू द बेस्ट बेस्ट एक्सटेंट एंड और वी कुड से कि वो वर्ल्ड को इस चीज़ को मतलब वर्ल्ड तक पहुँचने नहीं देगी एक तरीके से, कि जो ऑयल रिजर्व्स हैं। सो ट्रम्प इज़ बेसिकली डूइंग दिस ऑयल रिजर्व है तो उसको एग्ज़ॉस्ट कर देना चाहिए। हाँ, वर्ल्ड की बहुत सी ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं उन्होंने यूएसए के इस एक्ट को बेसिकली क्रिटिसाइज़ ही किया है, स्पेशली यूएन ने। यूएन ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है और यूएसए के बहुत सारे जो जर्नलिस्ट्स हैं, जो कि बड़े फेमस हैं, वो खुद यूएसए के इस एक्शन को बहुत ज़्यादा गलत बता रहे हैं। वो यूँ बता रहे हैं कि इट्स लाइक इट्स अ वॉर डिबेट नाउ। तो या यूएस के ऑफिशियल्स तक इसको अपोज़ करते हैं। अगर अपनी ही कंट्री के प्रेसिडेंट को यूएस की ऑफिशियल्स अपोज़ कर रहे हैं, तो मेबी ही माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग। बट अगर अपन इसकी एक दूसरी साइड देखें, जहाँ पे अपन ये देखें कि ये इन्वेजन होने से पहले वेनेजुएला के पर्सपेक्टिव्स कैसे दिख रहे थे, प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिख रहे थे आई मीन। तो मडूरो ने बेसिकली अपनी गवर्नमेंट को परमानेंट कर रखा था वहाँ पे। दिस वाज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, दिस वाज़ अ डिक्टेटरशिप। सो बेसिकली यूएस डिड ब्रिंग डेमोक्रेसी। सो एंड वी आर नॉट श्योर इट इट डिड ब्रिंग डेमोक्रेसी, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। बट मडूरो अपनी गवर्नमेंट को अच्छे से नहीं चला रहा था। यूएस ने सैंक्शन लगाए नो डाउट, बट उसके बाद भी वेनेजुएला के जो पॉपुलेशन है उसकी सिचुएशन वैसे भी खराब ही थी। अब ये करने से उनको अगर एक्चुअली फ़ायदा हो रहा है, तो वी डोंट नो हम वो फ़ायदा हो रहा है, हो सकता है एक्चुअली वो अच्छा भी हो उनके लिए। बट ये जो एक्ट था, दिस वाज़ डेफिनिटली एन एक्ट ऑफ शोइंग पावर। हाँ, ऑल्सो उनके ऑयल रिज़र्व्स को अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया, हाँ, सो दैट्स नॉट हेल्पिंग देम दैट बेसिकली। नथिंग अगर गिव्स देम द राइट कि आप किसी और की फेडरल गवर्नमेंट बोल लो, फेडरल ज़मीन बोल लो, आप ऐसे एक्वायर नहीं कर सकते। दिस इज़ डेफिनिटली इन्वेजन। हुँ। नाउ लेट्स गो इनटू समथिंग इनटू अंडरस्टैंडिंग कि इस एक्ट का वर्ल्ड की अलग-अलग कंट्रीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे चाइना जो है उसने वेनेजुएला को लोन्स दे रखे थे। चाइना दीज़ डेज़ इज़ गिविंग लोन टू एवरीबॉडी एंड जब वो लोन पे नहीं कर पाते तो वो उनके उनके रिसोर्सेज़ पे, उनकी लैंड पे अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देता है। दैट इज़ यूजुअली अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैव विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ दिस इज़ दीज़ अनदर वीडियो। डेज़। राइट। सो या जो चाइना जो ऑयल फॉर डेट करने वाला था, जो उनके ऊपर डेट था उसको ऑयल के बदले रिप्लेनिश करने वाला था, उस पे अब काफ़ी ज़्यादा जेपरिटी आ गई है। सिमिलरली रशिया जो है वो मिलिटरी इक्विपमेंट्स वेनेजुएला को प्रोवाइड कर रहा था, दैट विल बी अंडर जेपरिटी। तो वो उनकी इकोनॉमी पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। या देन देयर इज़ बेसिकली क्यूबा जो कि खुद एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो वो उन पे इंटेलिजेंस का और उसका खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि अमेरिका जो है हिस्टोरिकली भी क्यूबा के अगेंस्ट ही रहा है। हुँ, So yeah, this will affect these countries in such a way. Noticeably इंडिया पे आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली बिकॉज़ वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स भी अब अमेरिका के कंट्रोल में हैं, तो ऑयल की जो डिप्लोमेसी वर्ल्ड में चल रही है, हुँ। उसके थ्रू भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा ऑयल प्राइसेज़ के डिफरेंस की वज़ह से। या बिकॉज़ ऑफ वो डिप्लोमेसी अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इट माइट बी द लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर ऑफ इन सम टाइम। हुँ, राइट। सो अपन
ये सब चीज़ तो ठीक है, बट अपन इससे एक पॉइंट पे आते हैं कि जो गवर्नमेंट ने एक्ट किया है, वो उसको अपन इन्वेजन की तरह लें या लिबरेशन की तरह लें? मेरे अकॉर्डिंग तो इन्वेजन है, बिकॉज़ आप किसी भी कंट्री के प्रेज़िडेंट को स्पेशली, मतलब लीडर है वो उस कंट्री का, नो मैटर हाउ करप्ट, आप उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं उठा सकते। दिस शोज़ कि एवरी कंट्री इज़ बेसिकली, मतलब उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं बची किसी भी कंट्री के पास, कि आप किसी भी लीडर को ऐसे उठा सकते हो कभी भी। राइट। हिस्टोरिकली अमेरिका ने और भी कंट्रीज़ के साथ ऐसा किया हुआ है। प्राइम एग्ज़ाम्पल है सद्दाम हुसैन या फ्रॉम इराक। तो आई थिंक इसका एकमात्र जो डिटरेंस है दैट इज़ द न्यूक्लियर डिटरेंस। एनी कंट्री दैट हैज़ न्यूक्लियर पावर्स, अमेरिका उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। या बट प्राइम एग्ज़ाम्पल इज़ नॉर्थ कोरिया या बट दैट रेज़ेस अनदर क्वेश्चन कि क्या एक कंट्री को न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा टू बी सेफ फ्रॉम ट्रम्प और अमेरिका। और अमेरिका मे बी? तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन कि being a nuclear power that makes a country powerful but also dangerous. North Korea has become a big danger now. And a few top leaders have also said that North Korea and Pakistan के पास जब से न्यूक्लियर पावर आई है, मतलब वो जब से न्यूक्लियर पावर बने हैं, तब से बहुत ज़्यादा डेंजर बढ़ चुका है वर्ल्ड पे, क्योंकि उन पे कंट्रोल नहीं है किसी का। राइट। So that is another question. Yeah, question for another podcast maybe. So, in conclusion, I would like to say कि यार नो डाउट वेनेजुएला की जनता जो है इट वाज नॉट इन द बेस्ट ऑफ कंडीशंस और डेफिनेटली मडुरो गवर्नमेंट जो है वो उसको बेटर कर सकती थी, Yeah. उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकती थी। यूएसए ने ये कह के कि ये नार्को टेररिज्म हमारे ऊपर कर रहे हैं एंड ये बेसिकली किसी भी तरह के हमारे बेसिकली वेनेजुएला की गवर्नमेंट जो है इट वाज अ एंटी यूएस गवर्नमेंट, इट वाज प्रो रशिया चाइना। सो यूएसए डिसाइडेड कि वी विल बेसिकली डू एन इन्वेशन ऑफ देम और लिबरेशन ऑफ देम व्हाटएवर। तो नो डाउट कि ऐसी गवर्नमेंट को हटाना वाज नेसेसरी, मे बी नॉट बाय फोर्स, मे बी किसी दूसरे तरीके से दे शुड हैव ट्राइड, बट इफ नॉट बाय दैट देन बाय इफ नॉट बाय हुक देन बाय क्रुक। बट अल्टीमेटली उनके जो वो जो ऑयल रिजर्व्स के ऊपर यूएसए का कंट्रोल है, दैट इज समथिंग दैट मेक्स दिस होल ऑर्डील नॉनसेंसिकल टू मी एंड ये सिंपली एक तरह से बुली वाला जो पर्सपेक्टिव है वो वहां आ गया कि भाई हम तो कर सकते हैं बुली इसलिए हम कर। Yeah, and also there's this perspective कि वो और दूसरे टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करने को ऐसा करें. So that is also another thing. राइट। Yeah. Hi guys, thank you for watching this video till the end, and please do like, share, and subscribe. Hey everyone, thanks for watching this video. आई थिंक वेनेजुएला के ऊपर जो यूएस ने जो इन्वेजन किया था, दिस वाज एन इम्पोर्टेंट वर्ल्ड टॉपिक एंड वी वांटेड टू कवर इट ऑन आवर एंड। आई डू होप दैट यू लाइक दिस वीडियो and please share it as much as you can. Please tell us what other topics you would like us to discuss in the comments. Thank you for watching. Bye Thank you. bye. Never give up. Bye.